नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। 2 मई की सुबह धूमधाम ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी संग केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन भी किए। साथ श्रद्धालुओं के लिए भंडारा वितरण भी किया। वहीं सीएम धामी ने देवाधिदेव महादेव के पावन भूमि केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के सदस्यों से भेंट की और साथ ही उनसे यात्रा अनुभव, उपलब्ध सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम धामी ने लिखा कि बाबा ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं। दर्शन के लिए पहुंचे देश विदेश से श्रद्धालु। तो वहीं उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विविध पूजा अर्चना के साथ सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ शुभ अवसर पर श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा की गई और मंदिर परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अपनी पत्नी संग बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं इस खास मौके पर सीएम धामी और उनकी पत्नी ने श्रद्धालुओं के लिए भंडारा वितरण भी किया। बता दें कि मंदिर को सजाने के लिए 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने दिन रात काम किया और उनके हर एक स्वयंसेवक को धन्यवाद भी किया सीएम धामी ने। साथ ही उनसे भगवान शिव की सेवा करने का अवसर भी मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, ये जहां आपको बताते चले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, साथ ही भव्य तरीके से सजा केदारनाथ धाम। बाबा केदार के धाम के कपाट खुल चुके हैं आज सुबह से। आपको बताते चले मौके पर मौजूद रहे सीएम धामी। तो वही सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, साथ ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शुरू हो जाएगी यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की
मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मैं स्वयं गया हूँ। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे। और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही सम्मेलन में पहुंच सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसकी बचत होगी और अभी लाखों करोड़ के बारे में बताया और पूरे 5 सालों में जो चुनाव होते हैं तो उसमें कितनी बड़ी धनराशि हमारे देश की खर्च होती है। और ये धनराशि जो है अनेक सारे विकास कार्यों में, वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में इन धनराशियों का सदुपयोग होगा। इसके साथ ही राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। सभी कार्य निश्चित समय पर पूरा होंगे कि पता चला कि कोई शिलान्यास तो हो गया, उसका लोकार्पण होता ही नहीं था। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, और हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक संकल्प राज्य के अंदर लिया है कि अगर किसी भी कार्य का हम लोग शिलान्यास करते हैं, यानी कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं, तो उसका लोकार्पण भी करते हैं, यानी कि उस योजना को हम पूरा भी करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार चुनाव होने से वोटिंग टर्नआउट में भी बहुत बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव होता है हमारे यहाँ से। भाई साहब, एक बात है कि यहाँ जितने हमारे उत्तराखंड की संख्या है, जनसंख्या, उससे ज्यादा बाहर है, क्योंकि अब मैं लगभग 4 वर्ष का कालखंड मेरा पूरा हो जाएगा, दोनों बार का मिलाकर। तो पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है वहां जरूर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कार्यक्रम मेरा लगाया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं, और हम उनको बार बार बुलाते हैं। कोई भी चुनाव होता है तो हम कहते हैं अभी पंचायत में भी करेंगे, उससे पहले हमने निकाय में करा, लोकसभा में करा, विधानसभा में करा, उपचुनाव में करा। तो अगर एक बार बुलाएंगे तो सच में आएंगे कि नहीं आएंगे वो लोग? आपके नातेदार होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके जानने वाले, पहचानने वाले सब आएंगे और अवश्य वो वोट देंगे। इसलिए अगर मैं संक्षेप में कहूं तो एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारा जो लोकतंत्र है वो अभी मजबूत होगा, संसाधन और धन की बचत होगी, और विकास की जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में ये विचार भी कोई नया विचार नहीं है। आदरणीय भाई साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, इन सारे चुनाव में दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हुए थे। लेकिन बीच में चूंकि ये एक व्यवहारिक और सफल प्रणाली थी, उन लोगों के मन में संशय न हो, क्योंकि 1968 से लेकर 69 में कुछ राज्य सरकारें गिरने लगी और पहले चुनाव का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। बाद में कांग्रेस ने देश के अंदर आपातकाल लगने से भी लोकसभा के चुनाव में समय में आगे पीछे हो गया, हेरफेर हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि आधुनिक तकनीकी, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के सहयोग से आप सब लोग जो जाकर यहां से शुरुआत करेंगे, ये हमारी राजधानी है, और यहां से केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, देश के अन्य स्थानों पर भी बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। और इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब अमेरिका में, ब्राजील में, जापान में, स्वीडन में एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है, तो भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? निश्चित रूप से व्यवस्था हमारे देश में भी हो सकती है। और कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है कि ये क्या व्यवहारिक है, क्या संभव है। मैं कहना चाहता हूं
कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। और जब आदरणीय मोदी जी जैसे दृढ़ संकल्प का व्यक्तित्व, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधान सेवक हमारे पास हैं, तो देश हित का कोई काम रुक नहीं सकता है। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा होके रहेगा। और आने वाले समय में मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो इसका ड्राफ्ट है वो लोकसभा में पेश किया गया है, जो बहुत ही गहन है। शोध और विश्लेषण के बाद इसको तैयार किया गया है रामनाथ जी के कमेटी के द्वारा। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति, एक एक चुनौती जो एक देश और एक चुनाव में आ सकती है, उसका बहुत गहन। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विशेष रूप से नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि पीड़ितों को पूरी सुरक्षा दी जाए और उनके साथ राज्य सरकार की हर संभव सहायता हो। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही ऐसे लोगों को तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं का सरकार स्वागत करती है। खास तौर पर बाबा केदारनाथ धाम के लिए इस बार सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने बाबा केदारनाथ के से प्रार्थना की है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय और सुरक्षित हो। विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं का मैं देवभूमि में स्वागत करता हूं। और सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है कि बाबा केदार का आशीर्वाद समस्त श्रद्धालुओं को मिले, तो यात्रा उनकी सुगम हो, कहीं ना कहीं सुविधाएं से लैस हो पूरी यात्रा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए हुए हैं। हमारे बद्रीनाथ जी के धाम भी खुल रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री भगवान का धाम भी खुला हुआ है, चारों धाम हमारे खुल रहे हैं। और समस्त श्रद्धालुओं को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कभी भी अपने धर्म को। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश में इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में इको टूरिज्म के क्षेत्र में और संभावनाएं तलाशी जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश का अधिकतम भूभाग वन क्षेत्र है जो प्रदेश के इको टूरिज्म को बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ाने के साथ ही इसमें सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की भी बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी गतिविधियों को निर्धारित समय पर शुरू किया जा सके, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए और योजनाओं के कैलेंडर के अनुसार संचालित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकृति के बिना छेड़छाड़ किए छोटे छोटे प्रयासों से परिस्थितियों का और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि फॉरेस्ट वॉकिंग, नेचर ट्रेल और जैसी गतिविधियों को भी बढ़ाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण को ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाए ताकि देश विदेश से सभी प्रकार आपका आते हुए सभी इस बार आवेदन में प्राप्त हो सके। उन्होंने वन विभाग को कैंपिंग साइट को भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। वहीं 2 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था हरिद्वार से पूरे विधि विधान से रवाना हुआ। यात्रा से पहले देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता
तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन। 13 जिलों में 11 जिलों में नहीं खरीद पाएंगे जमीन। संशोधित भू कानून को मंजूरी मिलते ही लागू हुआ नियम। कृषि उद्यान के लिए जमीन खरीदना होगा प्रतिबंधित। हरिद्वार यूनुसनगर को छोड़कर 11 जिलों में हो जाएगा प्रतिबंधित। राज्य में व्यवसायिक निवेश के लिए खरीद सकते हैं जमीन। लोग केवल 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकेंगे जमीन। कड़ी शर्तें करनी होंगी पूरी। आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आई है, राज्य के व्यवसायिक निवेश के लिए खरीद सकते हैं जमीन। लोग केवल 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकेंगे जमीन। कड़ी शर्तों को करना होगा पूरा। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक और हैरान कर देने वाला मजेदार मामला सामने आया है, जहां एक आवारा सांड ने स्कूटी चोरी करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि सांड स्कूटी को गिराकर उसे घसीटते को सीधा करने की कोशिश करता रहा, मानो स्टार्ट करके निकल जाएगा। घटना ने मोहल्ले में हलचल मचा दी है और लोग इसे ट्रैफिक से परेशान सांड की बगावत मान रहे हैं। स्कूटी तो सुरक्षित है, लेकिन मालिक का हेलमेट अब गायब है। शायद सांड को पसंद आ गया। नगर निगम ने भले ही एफआईआर दर्ज ना की हो, लेकिन अब पार्किंग पर सख्त नजर रखी जा रही है। अनोखी स्कूटी चोरी का यह मामला, जहां एक सांड स्कूटी को घसीटता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में कैद ये पूरा मंजर। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं आपको बताते 54 करोड़ रुपए की ये भूमि खरीद घोटाले में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रावाण, कर और राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद कांडपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता भिष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर 15 करोड़ की कृषि भूमि को 44 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। मामले में बीजेपी नेता विशाल गर्ग ने इसे लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरिद्वार में पवित्र धरती। देखिए, जिस तरह से नगर निगम के अंदर इतना बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है, और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमेशा काम करते हैं। उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा है, जिस तरह से निगम को खाने वालों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का साफ रुख है, और उन्होंने जो कठोर एक्शन मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। और देखिए, निगम जो है वो आम जनता की गाड़ी कमाई से जो है धन अर्जित करता है। मेरा ये कहना है कि आप जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप इस तरह से घोटाले करेंगे तो इससे सभी को नुकसान होगा। और जिस तरह से 4-5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और रणवीर सिंह चौहान जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है, और मेरा यही कहना है कि इस जांच में इस घोटाले। तो वहीं हरिद्वार में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 1247वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और बैठक का आयोजन अद्भुत मंडल आश्रम ने किया है, जहां एक तरफ वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी के तहत जगत गुरु आदि शंकराचार्य के आदर्शों पर चलने की युवाओं से अपील की गई, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी रूपेंद्र प्रकाश के तहत साधु संत महात्मा की पुलिस वेरिफिकेशन की शासन प्रशासन से अपील की गई है। तो वहीं महात्माओं ने ऐसे लोग को धर्म बदलकर या अपनी पहचान छुपाकर आश्रमों और अखाड़ों में रह रहे उनका पुरजोर विरोध किया है। सनातन धर्म के रक्षक पुरोधा आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी की 1237वीं जयंती पर
मैं सभी देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके कारण से आज हम सनातनवासी गौरव के साथ भारत में बैठे हैं। अगर वह न होते तो उस समय एक जिहादियों द्वारा और बौद्धों द्वारा इस्लाम देवभूमि उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 2 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच कपाट खुले और इस दौरान श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप हुआ। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल थे। पहले दिन करीब 10,000 लोग दर्शनों के लिए पहुंचे। भीड़ मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। भक्त अब अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे बाबा केदार के। इस दरमियान कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है। सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। जून से अगस्त के बीच मौसम ठीक रहा तो इस बार 25 लाख से ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। 1 मई को ही बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा के दर्शनों के लिए करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही सुबह कपाट खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों के आकर्षक मालाओं से सजाया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भावपूर्ण तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत किया। विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं का मैं देवभूमि में स्वागत करता हूं। सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है कि बाबा केदार का आशीर्वाद समस्त श्रद्धालुओं को मिले, तो यात्रा उनकी सुगम हो, कहीं ना कहीं सुविधाएं से लैस हो पूरी यात्रा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए हुए हैं। हमारे बद्रीनाथ जी के धाम भी खुल रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री भगवान का धाम भी खुला हुआ है, चारों धाम हमारे खुल रहे हैं और समस्त श्रद्धालुओं को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले 1 मई को उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ और अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी मुरुगेशन ने श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था।
तैयारियों को पुख्ता किया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने उन्हें सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। इस बार केदारनाथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जो पहले दिन से ही प्रभावी होगी। डीजीपी ने टोकन काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई है। पीए सिस्टम से यात्रियों को जानकारी देने और स्क्रीन पर स्लॉट और नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एटीएस और पैरामिलिट्री बल की तैनाती को भी सुव्यवस्थित करने की बात कही है। केदारनाथ में यात्रियों की गाइडलाइंस जारी की गई है। केदारनाथ मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। रील या फिर फोटो शूट करते हुए पाए जाने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे और 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो मंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं और बाबा केदार भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।